नमस्ते। हर पल हर सेकंड हम एक काम लगातार करते हैं, सांस लेना। लेकिन क्या कभी इसके पीछे की पूरी साइंस पर गौर किया है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक अकेली सांस की इसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। हमारे आसपास मौजूद हवा से लेकर हमारे शरीर के अंदर चल रहे उन नन्हे सेलुलर कारखानों तक की यात्रा। अब जरा एक बहुत ही दिलचस्प नंबर लेते हैं 38। आखिर ये है क्या? असल में हमारी हर एक सांस का अल्टीमेट गोल है ऊर्जा बनाना। और जीव विज्ञान में इस ऊर्जा की करेंसी को हम कहते हैं एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सांस लेने की इस पूरी जद्दोजहद का मेन टारगेट यही है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर अधिकतम 38 एटीपी बनाए जा सके। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज की इस चर्चा का रास्ता तय कर लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि असल में रेस्पिरेशन है क्या, फिर देखेंगे कि अलग अलग जीव कैसे सांस लेते हैं। उसके बाद मानव श्वसन तंत्र, सांस लेने की मैकेनिक्स और कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा कैसे बनती है, इस पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ आम श्वसन बीमारियों को भी समझेंगे। आइए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन या श्वसन आखिर है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि बस हवा अंदर ली और बाहर छोड़ दी, यही रेस्पिरेशन है। पर सच कहूं तो ये कहानी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। रेस्पिरेशन असल में एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है। ये एक तरह का कंबशन यानी दहन है, जहां हमारे शरीर का ईंधन जैसे लिपिड या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है या ऑक्सीडाइज होता है। इस पूरी प्रोसेस से कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है और बायो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। और मजेदार बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 670 किलो कैलोरी ऊर्जा पैदा होती है। तो इंसानों की बात तो हम करेंगे ही, पर जरा सोचिए कि प्रकृति में बाकी जीव जंतु इस जरूरी काम को कैसे अंजाम देते हैं। इवोल्यूशन ने हर जीव को उसके माहौल के हिसाब से गजब का सिस्टम दिया है। अमीबा और पैरामीशियम जैसे बिल्कुल सिंपल जीवों को ही ले लीजिए, वो सीधे अपने शरीर की सतह यानी सेल सरफेस से ही गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसे सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। चींटी या तितली जैसे कीड़े मकोड़ों में ट्रेकियल श्वसन होता है, यानी उनके शरीर में एक श्वसन नली का नेटवर्क होता है। मछलियां पानी के अंदर ब्रैंकियल श्वसन करती हैं, अपने गिल्स या गलफड़ों के जरिए। मेंढक और केचुए अपनी नम त्वचा से क्यूटेनियस श्वसन करते हैं। और अंत में आते हैं हम, इंसान, पक्षी और स्तनधारी जानवर, जो अपने फेफड़ों के जरिए पल्मोनरी श्वसन करते हैं। चलिए अब फोकस को वापस इंसानों पर लाते हैं और समझते हैं कि हमारे अंदर हवा का ये पूरा रूट कैसे डिजाइन किया गया है। जब हम हवा को अपने नासाद्वार यानी नथुनों से अंदर खींचते हैं, तो सबसे पहले वहां मौजूद महीन बाल एक फिल्टर का काम करते हैं। फिर ये साफ हवा ग्रसनी, कंठ और श्वासनली से होते हुए सीधे हमारे फेफड़ों में उतर जाती है। और इस पूरे सिस्टम के ठीक नीचे एक बहुत ही जरूरी पेशीय परत होती है, जिसे डायफ्राम कहते हैं, जो हवा को अंदर बाहर करने की इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर हम ऑक्सीजन के सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। शुरुआत नासाद्वार से, फिर ग्रसनी, उसके बाद लैरिंग्स या कंठ, वहां से ट्रेकिया यानी श्वासनली, फिर सीधा फेफड़ों में एंट्री और अंत में हवा पहुंचती है एल्वियोली यानी वायुकोशों तक। ये वायुकोश ही वो असली जगह है जहां सारा मैजिक होता है। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का असली एक्सचेंज हमारे खून के साथ होता है। बीच में एक बहुत ही गजब का स्ट्रक्चर आता है, हमारी ट्रेकिया या श्वासनली। इसकी लंबाई करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, पर जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसके अंदर मौजूद सी आकार के कार्टिलेज यानी उपास्थि के छल्ले। ये करीब 15 से 20 होते हैं। इनका काम क्या है? ये पक्का करते हैं कि जब हवा का दबाव कम हो तब भी हमारी श्वासनली पिचककर आपस में न चिपके, मतलब हवा का रास्ता हमेशा फुल ओपन। अब जरा एक नंबर पर गौर करते हैं, 80 स्क्वायर मीटर। सच में ये कोई मजाक नहीं है। हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद उन एल्वियोली या वायुकोशों की बात करें तो उनकी गिनती इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम उन सबको पूरी तरह से खोलकर बिछा दें तो वो लगभग 80 वर्ग मीटर की जगह घेर लेंगे। सोचिए, एक टेनिस कोर्ट के एक बड़े हिस्से के बराबर। प्रकृति ने यह विशाल सरफेस एरिया इसलिए दिया है ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा गैसों का एक्सचेंज हो सके। अब जब हमने शरीर की बनावट समझ ली है तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की मैकेनिक्स को समझते हैं। सांस लेना और छोड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर फिजिक्स और एनाटॉमी का टीम वर्क है। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इनहेलेशन, तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ खिसकता है और पसलियां बाहर आती हैं। इससे हमारी छाती की गुहा फैल जाती है और फेफड़ों को फूलने की जगह मिल जाती है। और इसके ठीक उलट जब हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सहेलेशन, तो डायफ्राम वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है, छाती सिकुड़ती है और फेफड़ों के अंदर की हवा को बाहर धकेल दिया जाता है।
लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि जो हवा हम अंदर खींच रहे हैं उसमें असल में है क्या? उसमें लगभग 78.1% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और महज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जो हवा बाहर आती है उसकी कहानी थोड़ी बदल जाती है। नाइट्रोजन अभी भी 78.1% ही है, क्योंकि हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन 21% से गिरकर 16% रह जाती है। जी हां, वो 5% ऑक्सीजन हमारे शरीर ने इस्तेमाल कर ली। और कार्बन डाइऑक्साइड, वो 0.03% से छलांग लगाकर सीधे 3 से 4% हो जाती है, क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे शरीर बाहर फेंक रहा है। और ये पूरी की पूरी मैकेनिकल और केमिकल साइकिल कोई 1-2 बार नहीं होती। एक नॉर्मल वयस्क इंसान 1 मिनट में बिना कोई खास एफर्ट लगाए 15 से 18 बार ये प्रोसेस रिपीट कर लेता है। चलिए अब अपने फेफड़ों से बाहर निकलते हैं और सीधा माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जूम इन करते हैं। कोशिकाओं के अंदर ये ऑक्सीजन जाकर आखिर करती क्या है? सेलुलर लेवल पर श्वसन मेनली 2 तरह का होता है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ये सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जहां ग्लूकोज पूरी तरह टूट जाता है। ये प्रोसेस सुपर एफिशिएंट है और इसमें 36 से 38 एटीपी बनते हैं। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये महज साइटोप्लाज्म में होता है। चूंकि इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूट नहीं पाता, इसलिए इसमें सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा ही बन पाती है। वैसे ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है। ये 4 मेन स्टेप्स में पूरा होने वाला एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर पाइरूवेट ऑक्सीडेशन। इसके बाद प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शिफ्ट होता है, जहां क्रेब्स साइकिल चलती है, और सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है, जहां जाकर भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। पर तब क्या हो जब ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो? इसका रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि जीव कौन सा है। यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन जरा अपनी ही बात करें, जब हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं और मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हमारी अपनी मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और तब ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड बनाता है। हाँ, यही वो लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से हमें भयंकर क्रैम्प्स या ऐंठन महसूस होती है। हमारा ये बायोलॉजिकल ज्ञान हमें ये समझने में भी मदद करता है कि जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी बीमारी का शिकार होता है तो असल में शरीर में क्या गड़बड़ी हो रही होती है। कुछ बहुत ही कॉमन बीमारियों को देखें तो एम्फाइसेमा या वातस्फीति, जो ज़्यादातर स्मोकिंग से होता है। इसमें वायु कोशों या एल्वियोली की दीवारें ही डैमेज हो जाती हैं। फिर है अस्थमा, जहां हमारा वायु मार्ग ही सिकुड़ जाता है। निमोनिया में बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से एल्वियोली में तरल पदार्थ भर जाता है। ब्रोंकाइटिस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सूजन आ जाती है। और एक बहुत ही गंभीर बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से फेफड़ों में होने वाला एक खतरनाक इन्फेक्शन है। खैर, इन सब के बीच एक बात जो सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि हम सांस कब लें और कितनी तेज लें, ये हम खुद तय नहीं करते। ये पूरा का पूरा कंट्रोल रूम हमारे दिमाग के एक हिस्से में है जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। और हाँ, अगर फेफड़ों की कैपेसिटी कभी चेक करनी हो तो उसके लिए डॉक्टर्स स्पायरोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने एक सांस की बहुत ही लंबी और रोमांचक यात्रा तय की। हमने शुरू में देखा था कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन हवा के मुकाबले काफ़ी कम होती है, और शायद यही वजह है कि मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को ज़मीन पर रहने वाले जीवों के मुकाबले बहुत तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है। तो जाते जाते एक विचार पर ज़रा गौर कीजिए। अगर कभी भविष्य में धरती के वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल परमानेंटली कम हो जाए तो क्या होगा? क्या इंसानी फेफड़े इस नए माहौल में खुद को ढाल लेंगे, या हम इंसान भी मछलियों की तरह जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे? हमारी इस बायोलॉजिकल मशीन की इस अडेप्टेबिलिटी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।